बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। दुआ है कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और ये हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन वीकेंड पर जो सबसे ज्यादा तस्करा हुआ है एशिया कप का रहा है, पाकिस्तान और जो भारत के माबैन टाकरा हुआ है उसका रहा है। लेकिन हिना, आपने मैच देखा है, खुशी इस बात की है कि हमारे जो प्लेयर्स थे इस बार फाइट करते हुए नजर आए, एक खास जोश जज्बे से उतरते हुए नजर आए। तो अगर फाइट कर रहे हैं तो इट्स फाइन, क्योंकि अगर फाइट के बगैर हारेंगे फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। और लास्ट मैच में यूं दिखाई दिया कि वन साइडेड था, लेकिन इस मैच में वी हैड मोमेंट्स जिसमें हमारे पास मैच मौजूद था और हम वो जीत सकते थे, और फिर कुछ जगह कोताहियां हुई जिसकी वजह से मैच स्लिप आउट हो गया। इस मैच में भी हमें तो ये लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया है और उसके साथ साथ ऑफिशियल्स वो एक हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इन दोनों की टीम थी। आगे चलकर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि हुआ क्या है मैच में। तो जनाब, एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया तो शुरू में तो डर लगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ तो फिर मजा आया देखने का। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया और पाकिस्तान के पहले आउट होने वाले खिलाड़ी फखर जमान थे, जो 15 रन बनाकर 21 के मजमूई स्कोर पर आउट हुए। उनकी विकेट हार्दिक पांड्या ने ली। फखर को आउट देने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ये है जी वो टीम जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। और सार्फिन ने फैसले को मुतनाज़ करार दिया। काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी इस फैसले को मुतनाज़ करार दिया, लेकिन फैसला जो था वो कायम रहा और फखर को आउट करार दे दिया गया। साजिदा फरहान और साइम अयूब ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और टीम का स्कोर 93 रन तक पहुंचाया। कौमी टीम के 30 से आउट होने वाले खिलाड़ी हुसैन तलत थे, जो 110 के मजमूई स्कोर पर जब 10 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने और 172 रन का जो हदफ था भारत ने बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और एशिया कप में भारत के हाथों दूसरी बार हारने पर पाकिस्तानी शायकीन ने क्रिकेट गम और गुस्से का इजहार करते हुए टीम को सख्त तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। कोई मजा नहीं आया देखने का, और बॉलिंग तो छोड़ ही दे, पता नहीं फील्डर है किधर थे हमारे। पुराना घिसा पिटा खेल खेल रहे हैं हम। आज 40 से 50 रन भाईजान शॉट थे। मैच यार पहले तो इन्होंने स्टार्टिंग अच्छी किया है, लेकिन बाद में आके इन्होंने सब कचरा कर दिया है। मैच जो है ना देख के इंतहाई अफसोस हुआ है। जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो पहले 10 ओवर बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर आया है उसने इंतहाई जो है ना पुअर बैटिंग की है। बॉलिंग में बहुत मायूस किया है, फील्डिंग में भी बहुत मायूस किया है। पहले 10 ओवर में तो बहुत ज्यादा रन आए हैं, आखिरी 5-7 ओवर में स्कोर कंट्रोल हुआ है, लेकिन फायदा नहीं था पिछले, क्योंकि शुरू में बहुत ज्यादा रन बन गए थे। पाकिस्तान ने जब दरमियान में जो 5 ओवर उन्होंने सिंगल डबल किए, डॉट बॉल के लिए, उसकी वजह से आ रहे हैं। अगर वहाँ वो एक बाउंड्री भी ले आते तो शायद ये स्कोर 200 होता। सीखने का नाम नहीं ले रहे। पिछले मैच में जो गलतियां की वो इस मैच में की। शुरू में अच्छा खेला, उसके बाद मोमेंटम तोड़ दिया इन्होंने। वैसे शायकीन ने क्रिकेट का जो ये गम गुस्सा है ये इट मेक सेंस, क्योंकि अब भारतीय कप्तान जो है वो भी कहने लगे हैं कि राइवलरी रही है और पिछले 14-15 मैचेस से हम जीतते चले आ रहे हैं। तो इट मेक सेंस कि पाकिस्तानी टीम को जो है वापस अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ेगा। और सलमान अली आगा की कप्तानी पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। मोहम्मद हारिस की जगह हुसैन तलत को बैटिंग के लिए भेजने पर भी शायकीन ने क्रिकेट नाला है। इस पर हमने बात करनी है। सलीम खालिक साहब और सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तज्जिएकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब आएंगे। बताइएगा कि इस वक्त जो एक कंट्रोवर्सी एक और चल पड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं कि फखर जमान के आउट पर बहुत तबसरा हो रहा है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? मैंने तो 1 सेकंड बाद ही तबसरा कर दिया था ट्विटर पे जाके कि ये गलत है। आउट था ही नहीं, बॉल वाज़े तौर पर बाउंस होकर हल्का सा टच हुई, जमीन पे फिर गई थी। और जिस वक्त मैंने नॉट आउट की जगह आउट लिखा देखा तो मैं तो हैरान रह गया। तो बाद में मैंने देखा पूरी दुनिया उस चीज पे हैरान रह गई। सब लोगों ने मैच देखा, सबके सामने था कि ये आउट क्या दिया। पहले रेफरी सहूलतकारी कर रहे थे इंडिया में, तो इस मैच में थर्ड अंपायर ऐसा करते नजर आए। आपको याद होगा पिछले मैच में क्या हुआ था, 3 बार LBW दिया गया पाकिस्तानी बैटर्स को, तीनों बार वो फैसला रिव्यू में चेंज हुआ, तीनों बार बॉल मिसिंग द स्टंप्स। वो एक फैसला। इस मैच में फखर इतना अच्छा खेल रहे थे, आपने देखा होगा कितने जबरदस्त उन्होंने 3 चौके लगाए थे और लग रहा था बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन वो पूरा मोमेंटम उससे खराब हुआ हमारा। फिर भी हमारी टीम सही जा रही थी 11 ओवर तक। देखिए टीम तो बेहतर है, लेकिन वही बात आ गई कि वो कहाँ किसको खिलाना है इनको पता ही नहीं है। सलमान अली आगा खुद खेलने गलत है, हुसैन तलत को ये मैच खिलाने गलत है। एकदम एक प्लेयर को आपने एक बड़े मैच में उतार दिया, जहाँ इतने मैचों में हसन नवाज को खिला रहे थे, एक और मौका भी दे देते और उसको
उसके असल नंबर पर ले आते, ओपनिंग करवा लेते, नवाज भी स्लो खेले, तो वहां से जो हमारा मोमेंटम टूटा, जो सुस्त बैटिंग की, तो जो 200 का ख्वाब देखा था वो तो वहीं बिखर गया। उसके बाद हमने स्कोर कम बनाया, फिर पहली ही गेंद पे जो शाहीन को छक्का लगा तो लग गया था कि भाई ये तो काम आज हो जाएगा खराब। बाद में बॉलर से थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग की, लेकिन हार है, और कभी भी ऐसा नहीं हो रहा था कि यार चलो अब जीत जाएंगे। तो इसलिए जो शुरू में आपने कहा था ना कि फाइट की बहुत अच्छा है, तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू, और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बिल्कुल ठीक। चले, अच्छा जी, वैसे आप क्या कमेंट करेंगे, क्यों हार गए हम? लेकिन अगर अली की तरह मैं भी कहूँ सलीम खालिद साहब, तो आगाज में थोड़ा सा हमें लगा जब हमने बैटिंग स्टार्ट की, शायद जब साहबजादा फरहान क्रीज पर मौजूद थे कि कहीं ना कहीं एक आस थोड़ी सी जागी दिल में कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। बताइएगा अवैस, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियां हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस मैच के अंदर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट की बात करते हैं तो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। खास करके आपने पहले इनिंग्स में देखा होगा, जब टॉस अपना जीता तो इंडिया ने भी कहा कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। सलमान अली आगा ने भी कहा कि अगर हम टॉस जीते तो पहले फील्डिंग ही करते हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर मैंने कहा ना कि रोल प्ले करता है। दूसरा, जब आप वो कैच सिनेरियो तो अपनी जगह चले, 26-27 कैमरे लगे होते हैं एक ग्राउंड के अंदर। मुझे नहीं पता कि अंपायर कितना अंधा है कि उसको नजर ही नहीं आया थर्ड अंपायर को कि वो कैच वाला जो एक सिनेरियो बना हुआ है वो तो चलें हिस्ट्री होगी ना। अब उसके आगे अगर आप आए तो आपकी टीम चल रही थी 9, 8:30, 9, 7:30, 10, 7:30, 10 के रन रेट पर चल रही थी जब साहिबजादा फरहान खेल रहे थे। साइम अयूब ने आके जब पार्टनरशिप अच्छी लगाई, उस वक्त आप कोशिश करते हो कि उसी रन रेट वाला बैट्समैन आप उतारते हो। आपने एक अच्छी बात की कल कि आपने राइट एंड लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन को बड़ा अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज किया कि राइट आउट हुआ तो आपने राइट को भेजा। लेकिन मैंने कहा ना कि उस वक्त आप उस पोजीशन में थे जहां पर आपका स्कोर अगर 115-120 था, उस वक्त तो आपके ज़हन में था कि स्ट्राइक रेट अच्छा चल रहा है, प्लेसमेंट बन चुकी है, हमें वो बैट्समैन चाहिए जो कि इसको आगे एम्पावर करे। और आपके पास हारिस बैठा हुआ था, आपके पास फहीम बैठा हुआ था। खुदा ना खास्ता आउट हो जाता तो पीछे तो हुसैन तलत वगैरह बैठे थे जो कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल सकते थे। आपने हुसैन तलत को उस पोजीशन में उतारा जहां पर आप हुसैन तलत की बात करें तो वहां पर इतनी मुश्किल पोजीशन थी, क्योंकि इतने मैचेस के बाद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना। आपने उस पोजीशन में उतारा जहां पर आपको पता है पहले ही स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, स्पिनर्स के खिलाफ बॉल नहीं लग रहा था, स्कोर थक चुके हैं कह कह के। मैं खुद उस स्पोर्ट्स सिटी के अंदर खेल चुका हूँ, डेब्यू वहां पर किया हुआ है कि भाई उसका जो मिड विकेट रीजन है वहां पर स्पिन को अगर खेलना है तो विद द स्पिन आपको खेलना पड़ता है। अगर आप कहो कि मैंने स्ट्रोक खेलना है, अगर बॉल जोन सी है वो ऑफ विकेट के ऊपर है तो उसको मैं लपेटा मार के मिड विकेट पे लेके जाऊंगा। स्पिनर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं होने वाला, वहां पर बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों के जितना वो जो हम पंजाबी में कहते हैं, जो उन्होंने डक्का फिर आपके लगाया स्पिनर्स ने, वो समझ आया कि साइकोलॉजिकली आपकी टीम कितनी वीक आपको अंदर लगी है। फिर दूसरा, आप कप्तानी के ऊपर आ जाएं। मुझे कप्तान की बात ही अवैस आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, मैं कप्तान की बात ही करने वाला था, क्योंकि जब हमने देखा हमारे कप्तान ये कह रहे थे कि 200 स्कोर इस पिच पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर हमने इंडियन टीम को देखा, उन्होंने चेज किया, उन्होंने 171 का अदब बासानी हासिल कर लिया और 18वें ओवर में उन्होंने ये हासिल किया है। तो आपको लगता है कि चेजेबल एक टोटल है, वहां पर 200 बनाया जा सकता है? देखें, पार स्कोर 200 नहीं, पार स्कोर दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट पे 170-175 है, या 180 कर जाओ तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर जाते हो। आपने स्कोर बहुत अच्छा किया था, मैं कहता हूँ 15-20 रन शॉर्ट थे, जो मैंने कहा ना बैटिंग ऑर्डर आपने भेजा शायद उसकी वजह से था। लेकिन जिस वक्त आप बॉलिंग यूनिट की बात करते हो, मैंने कहा ना ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, शाहीन शाह अफरीदी इतना एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो के अभिषेक शर्मा की अभी तक आप इंडियन टीम का पूरा का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के इस टूर्नामेंट में देखो ना, तो उनके ओपनर्स ने ही उनको परफॉर्म करके दिए, मैचेस जितवा के दिए हैं। वो प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर अभी तक आई नहीं है कि होता है ना कि जल्दी ओपनर्स आउट हो जाए तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे इनिंग्स को करना है, वो अभी तक सिचुएशन उनके पास आई नहीं है। कल भी आप अभिषेक शर्मा की अगर आप देखें तो मुझे समझ में नहीं आई शाहीन शाह अफरीदी की, भाई पहली बॉल वो भी शॉर्ट पिच डिलीवरी अगर आपने करवानी, इतने मैचेस आपको हो चुके हैं तो आप टारगेट करते हो या तो आप फेस के ऊपर टारगेट करते हो। पहली बात तो आप करते ही नहीं शॉर्ट पिच डिलीवरी, आपने टारगेट भी वेवर्ड किया कि उसने आराम से कौन से पीछे थर्ड मैन आपने ऊपर रखा हुआ, उसने पीछे ग्लांस करके आपको छक्का मारा, वहीं से आपका सारा मोमेंटम गिर गया। उसके बाद जब आप बात करते हो बाकी पेस बैटरीज की आप बात करो तो आपने नवाज को किस लिए रखा हुआ टीम में? आप ऐसा ऑलराउंडर रखा हुआ ना, ये कौन सा सकलैन मुश्ताक है, सईद अजमल है कि साइम अयूब से आपने लाजमी 3 से 4 ओवर करवाने हैं। जब उसको मार पड़ रही है, स्पिन नहीं हो रहा, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, दैट मींस के वहां ड्यू फैक्टर है। पेसर्स ने ही आपको हमेशा मुश्किल सिचुएशन में मैचेस बचा के दिए हैं।
आप फहीम अशरफ को भी आप बहुत लेट लेके आए, फिर दूसरा आपने ऑलराउंडर की हैसियत से आप हुसैन तलत को टीम में लेके आए, हुसैन तलत को आपने बॉलिंग तक नहीं करवाई। तो ये बहुत सी कैलकुलेशंस मैं कहता हूं कि कल गलत गई हैं। आई डोंट नो कि सलमान अली आगा को एक चीज समझनी पड़ेगी। आप ठीक है, अच्छे कैप्टन हो, आप बिजी रखते हो फील्ड को, हंसी मजाक चलता है, अच्छी बात है, लेकिन कप्तान असल है जो ग्राउंड में लड़ाता है। अच्छा। हर चीज कोच की जिम्मेदारी नहीं है, कोच की जिम्मेदारी है बाहर एक टीम बना के एक एग्जीक्यूशन प्लान दे देना। सलीम साहब से भी पूछते हैं कि उनका इस पर क्या ख्याल है। सलीम साहब, जिस तरह से कप्तानी पर तनकीद हो रही है, क्या वजह है ये तनकीद? बिल्कुल वजह है। कल हमें वाज़े तौर पर चीजें नजर आ रही थी, चाहे वो बॉलिंग में चेंजेस के हवाले से अगर हम देखें, बैटिंग ऑर्डर देखें, फिर उनकी खुद की परफॉर्मेंस देखें। अगर सलमान को खुद बैटिंग के लिए कल आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है और सबको नजर आ रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट का भी इशू है बहुत बड़ा, तो वहां पर एक शाहीन आफरीदी को क्यों भूल गए? शाहीन आफरीदी वो बंदा जिसने पिछले दोनों मैचों में हमारे लिए बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया है और हम देख रहे हैं कि उससे अच्छी हिटें लग रही हैं, तो उसको भेज देते हैं आप। बिल्कुल ऐसे क्या सोचा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कल उनके जहन में क्या चल रहा था कि जिस तरह से उन्होंने, और फिर जो बॉलें आए कि उसकी वजह से ये सारा प्रेशर पड़ा। ये सलीम साहब कल ओपनिंग भी चेंज की, जो साइम को चेंज किया, फखर को पहले नंबर पे यानी खिलाया और फिर उसके बाद साइम को वन डाउन भेजा, तो इस तब्दीली से भी आपको लगता है कि कुछ टोटल पे फर्क पड़ा है? हमारे फर्क तो पड़ा ना, देखें, क्योंकि मेरा ख्याल है ये बेहतर फैसला था। अगर फखर को वो गलत आउट नहीं दिया जाता तो वो अच्छा खेल रहे थे, बड़ा स्कोर बन जाता। कल तो इंडियंस भी हमारा साथ दे रहे थे, ठीक है, अंपायर हमारे साथ थे, इंडियंस ने तो पूरा मौका दिया कि जाओ 200 रन बनाओ, मजा तो पाए। मैच में 5 कैच छोड़े उन्होंने, आपने देखा होगा। लेकिन मजे की बात ये इंडियन शायकीन नहीं, इंडियन क्रिकेटर्स हमारा साथ दे रहे थे। हाँ, वो जिसको चांस मिलता था वो दोबारा आउट हो जाता था, कहता था नहीं भाई मैं तो आउट हूँ, मैं तो रन नहीं बनाऊंगा, तुम जितने भी मेरे कैच छोड़ो। तो अब इस चक्कर में हम लोग मुश्किलों में होती रही। लेकिन आपने देखा होगा कल फिर किस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई इंडिया ने, पहले भी हाथ नहीं मिलाया और बाद में अच्छा किया, शुक्र है बता दिया तो हमारे प्लेयर ने भी इंतजार नहीं किया। ये बच्चों वाली चीजें हैं। अभी क्रिकेट मैच को लेके हाँ वो इतना ज्यादा उन्होंने और सलीम साहब कल उनका जो मोड था ना वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव, एक्सट्रीम एग्रेसिव दिखाई दे रहा था। जो प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स भी इसीलिए जवाब दे रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो हारिस का आपको याद है? हारिस का जो मैं उस पर आती हूँ, मैंने कहा जरा पहले परफॉर्मेंस पे बात करें फिर इन चीजों पर भी बात करते हैं। अच्छा वैसे आप क्या कमेंट करेंगे जरा पाकिस्तानी बैट्समैन की? अगर डॉट बॉल्स की बात करें तो ये तो वो वैसे इनका नाम हमने रखा था डॉट बॉल मशीन, तो कल 50 डॉट बॉल्स खेली, क्या कहेंगे? थोड़ा सा जो आप अभी ये बात कर रही थी, मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे हाथ मिलाने बिलाने से नहीं था। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मुझे टूर्नामेंट जीतने से, मैच जीतने से, कि आप मैच जीतो सब कुछ ही जितने भी बकवास हो रहा है सारा कुछ खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक डुअल फेस दिखाना चाहूंगा, ये नहीं कि हम हारे हुए, मैं वैसे एक थोड़ा सा, अगर मैं स्केड्यूल पढ़ रहा था इस वक्त, क्योंकि ये टूर्नामेंट है BCCI का, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको पता होस्ट नेशन था, लड़ लुड़ के हम UAE के अंदर लेके आए। उनके आप जितने भी मैचेस इस वक्त उठा के देख लो, मैं सुपर 4 की बात कर रहा हूँ, उनके सारे के सारे मैचेस हैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी में। उनको पता है यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, यहाँ टर्निंग ट्रैक भी बन सकता है, सारा कुछ है। बाकी जितनी टीमें, उनके तीनों के एक एक मैच उन्होंने अबू धाबी में रखे हुए। अबू धाबी में उन्होंने इसलिए मैच नहीं रखा, उनको पता है कि हमें कुट पड़नी थी वहां पर, जिस तरीके से ओमान ने मारा था, क्योंकि वो विकेट है जहां पर बैट पे बॉल मजे का आता है, वहां पर थोड़ा सा पेसर अपना उसको, क्योंकि इनिशियली शाम को वो ओपन थोड़ा ग्राउंड है, वहां ड्यू फैक्टर रोल प्ले नहीं करता, तो थोड़ा सा आपको बाउंस भी मिलता है। ये बड़ा एक डुअल फैक्टर मुझे थोड़ा सा एक नजर आया, जो कि इसलिए कहते हैं ना ICC स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, की उनको खुद समझ नहीं आती कि भाई आखिर इनके आगे बात क्या करनी है। दूसरा थोड़ा सा अगर आप डॉट बॉल डिलीवरीज की बात करें, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, देखें डॉट बॉल डिलीवरीज एक क्राइम है, सबको पता है कि एक क्राइम होता है। अगर आपने कुछ सीखना था तो आप ओमान के बैट्समैन से सीख लेते, अगर आपने उनसे नहीं सीखना था तो आप बांग्लादेश के बैट्समैन से सीख लेते कि उन्होंने हासरंगा को किस तरीके से खेला, रना बॉल पे खेलते रहे, जहां पर उनको वीक बॉल नजर आया उन्होंने उसको बाउंड्री पे पहुंचाया है। हमारा 50 या 40 जो बॉल्स हमने डॉट बॉल्स के लिए ली हैं, तो सोचें कि मैं नहीं कहता 40-50 रन आप करते, उसी में अगर आप 20-25 रन भी कर लेते रन बॉल पे, तो कितना डिफरेंस का फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे मसला सारी आपकी बैटिंग ऑर्डर का बना है, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो बैटिंग ऑर्डर कल भेजा, बैटिंग ऑर्डर इनिशियली तो उन्होंने जो तब्दीली की थी उसके तो रिजल्ट्स आए हैं, फिर मिडिल ऑर्डर में जो गड़बड़ा गए हैं। यहाँ बताएंगे सलीम साहब, अब कल मैच है हमारा श्रीलंका से, फिर बांग्लादेश से मैच है, आपको लगता है हम दोनों मैचेस जीत कर जो है फिर हमारा दोबारा टाकरा होने वाला है इंडिया के साथ? बिल्कुल
हो सकता है ये पाकिस्तान टीम हरा सकती है इन दोनों टीमों को। लेकिन अब सुपर 4 में आप देखें कि जिस तरह बांग्लादेश का पहला मैच हुआ था, हम लोग ये समझ रहे थे कि यार सबसे कमजोर टीम ये है। जो इब्तदाई कैलकुलेशन हो रही थी ना, वो ये हो रही थी चलो बांग्लादेश को तो हरा देंगे, इंडिया से हार भी गए तो बस श्रीलंका से जीतना है तो फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने देखा बांग्लादेश ने किस तरह से परफॉर्म किया, 169 चेस किए। इसीलिए मुझे कल ये था कि यार ये 171 कम है, जब बांग्लादेश चेस कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ किस तरह से खेला आपने देखा होगा। यहाँ हर टीम तगड़ी है, यहाँ किसी भी टीम से आप कोई ये नहीं कह सकते कि यार वन साइडेड मैच है। अब आपको ओमान नहीं मिलना, अब आपको यूएई नहीं मिलना, तो अब आपको परफॉर्म करना है। अब ये मैच अबू धाबी में होना है पाकिस्तान के कल श्रीलंका के साथ, और वहां पे जाहिर पहले भी हमने देखा कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। बॉलर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कल मैं देख रहा था हारिस से मुझे सबसे ज्यादा खतरा था कि यार इसकी बड़ी पिटाई होनी है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन शाहीन जो थे पहली बॉल पे जो छक्का लगा उससे शायद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा खराब हुआ, तो ये थोड़ा एक इशू हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है दोनों मैचेस हम अगले जीत जाएंगे और फिर फाइनल में टाकरा होगा, और उसमें क्या होगा, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही वाला हाल होगा हमारा कल वाला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई सरप्राइज मिल जाए? देखिए मैच तो हम हारे, मैंने कहा ना कुछ अच्छी बात है कि आपकी बैटिंग का मसला था, तो आपको नजर आया नहीं ये लड़के कर सकते हैं। मुझे पता है बड़े नाम नहीं है, तनकीद भी होती है, सारे मामला हैं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये लड़के कर सकते हैं, कि शायद थोड़ा टाइम स्पैन इनको चाहिए। मुझे पता है टाइम स्पैन काफी मिल चुका है, लेकिन शायद मैंने कहा ना सब पाकिस्तानी, आपका दिल तो कहता है। लेकिन अब आपने मूव करना है अबू धाबी के अंदर, वो विकेट डिफरेंट है। पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद अबू धाबी की विकेट पे खेलेगा। वहां पर पहले भी श्रीलंका खेल चुका है, उनको उस विकेट का बेहतर एज पता है, पाकिस्तान से भी ज्यादा मैचेस वहां पर खेल चुके हैं। ग्रुप दूसरे की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर है, आपने देखा कि वो थोड़ा बहुत लड़खड़ाता हुआ आपको नजर आता है। निसांका की बात कर लें, वो अच्छे फॉर्म में आपको नजर आए, मेंडिस आपको अच्छे फॉर्म में नजर आए। लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो अगर आप बात करें तो एज सच कुछ ज्यादा इंप्रेसिव आपको नजर नहीं आता। तो वो एक प्रेशर सिचुएशन से तो इस मैच के अंदर आएंगे, और पाकिस्तान भी प्रेशर से जाएगा, क्योंकि आपने दोनों मैचेस जीत के आपने फाइनल में जाना है। वैसे आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने भी कोई हल्की क्रिकेट नहीं उस दिन खेली। उनके बॉलर्स की बात करें, उन विकेट्स पे बड़ा तगड़ा उन्होंने स्पेल करवाया, खासतौर पर मुस्तफिज की बात करें उससे बहुत तगड़े स्पेल्स करवाए हैं। तो आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा आज भी शायद ऐसा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पाकिस्तान का पलड़ा फिर भी भारी होगा, आसान नहीं होने वाला। मुझे पता है कि हम राइट ऑफ तो बहुत जल्दी कर देते हैं टीम को कि नहीं भाईजान बस खत्म हो गया मैच। मुझे लगता है कि फाइनल आपका पाकिस्तान इंडिया का फिर पड़ेगा। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि आप लोग पूरे स्टैट्स निकालें तो पाकिस्तान ने, या चाहे इंडिया की टीम, चल इंडिया की टीम की बात करते हैं, इंडिया टीम अभी तक अंडर प्रेशर नहीं आई। उनके ओपनर्स परफॉर्म कर अच्छी बात है, कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां पर उनके ओपनर्स जल्दी आउट होंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर वो जो स्टेबलाइज इनिंग्स वाला मामला होता है, अभी तक उनपे कहते हैं ना ग्रुप स्टेज में आपको एक झटका लगना चाहिए ताकि आपको पता हो कि हमने वापस कैसे आना। तो अवैस क्या ही कमाल हो कि जो तीसरा मैच हो वो पाकिस्तानी टीम जीत जाए और वो सारी की सारी चैंपियनशिप जो है उनके नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस और सलीम खालिक साहब, आप दोनों ने इस वक्त जो ताज़ा तरीन बहस छिड़ी हुई है क्रिकेट के मैदानों में, क्रिकेट के मैदानों से बाहर शायकीन क्रिकेट जो कर रहे हैं, तो उस पर आपने तबसरा किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। आपको बताएं कि निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम होते देखकर बिलाखिर 3 बड़े मगरबी ममालिक का तारीखी फैसला सामने आया है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया है, उसे रियासत तस्लीम कर लिया गया है। बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ऐलान भी किया। अमन की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए ये कदम उठाना नागुज़ीर था। उनका ये कहना था 2 रियासती हल खित्ते में अमन कायम करने का वाहिद रास्ता है। इसराइल को गजा में बमबारी और मजालिम बंद करना होंगे, जबकि गजा को मिलने वाली इमदाद नाकाफी है। कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा फ़लस्तीन को तस्लीम करके 2 रियासती हल के इम्कानात को महफूज बनाना चाहता है। इसराइली आबादकारियाँ गैर कानूनी हैं और गजा में हमलों से दसियों हज़ार शहरी जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद बेघर भी हैं। जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का ये कहना है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना आलमी बिरादरी की कोशिशों का हिस्सा है। उनके मुताबिक मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया है और अपने बयान में ये कहा है कि ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ और कानूनी हकूक़ की तौसीक़ करता है।
और 2 रियासती हल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हमास ने भी तीनों ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दी जाएगी। हालिया आलमी फैसले इसराइल की पॉलिसी पर असरअंदाज नहीं होंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म दौरे अमरीका के दौरान 23 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के वफ़द के हमरा मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। वज़ीर आज़म की आज मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है, जिस पर हमने आज बात। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो इक़दाम है बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया है और अब वो पहले 7 ममालिक G7 ममालिक बन गए हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी है, आपको क्या लगता है इतनी ज़्यादा तादाद में शहादतें हुई, इतनी खून रेजी हुई और बिल आखिर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को आप? इसको 2 लिहाज से मैं बयान करना चाहूँगा कि ये एक अखलाकी कदम है और ये बहुत सारे अखलाकी कदम पहले भी लिए गए हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अपने ममालिक में बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। उनकी अपनी अवाम का दर्द दिल रखने वाले अवाम पूरी दुनिया में जब वो स्लॉटर देख रहे हैं और जेनोसाइड देख रहे हैं और एथनिक क्लिनजिंग देख रहे हैं तो अपनी हुकूमतों पर वो जलसों की शक्ल में और ईवानों में वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये तो खैर इस हद तक बात है। अगर वाकई में ये बहुत जोरदार किस्म का एक अच्छा कदम है तो फिर फौरी तौर पर अनाउंस कर देते, हर किस्म के बाइकाट का इजराइल से कुछ ना कर सकते तो, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो होता रहेगा उस वक्त तक तो ये स्लॉटर हाउस जारी रहेगा। आपने देख लिया कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगाल ने जैसे अनाउंस किया तो नेतन्याहू ने आज सुबह तक 48 अफराद को शहीद करके वो एक इनाम वो दे दिया और अपने टैंकों को मजीद अंदर गजा में घुसा दिया और साथ में बयान दे दिया कि भाई हम तो और ज्यादा सेटलर वेस्ट बैंक में भी बसाएंगे। और ये सारी जो बातें कर रहे हैं फलस्तीन एक रियासत के तौर पर, ये सारी की सारी रेटरिक है, हम तो उसको नहीं मानते। तो डॉक्टर जमील, आप ये समझते हैं तो सदर ट्रंप का बयान है कि ये जो बरतानिया की जानिब से किया गया है और दीगर ममालिक की जानिब से किया गया, ये कॉस्मेटिक वैल्यू रखता है, संजीदा जो है सिफारतकारी नहीं है? ये मैंने तो अपने आगाज तकल्लुम इसी बात से किया कि ये तो बस एक अखलाकी, आप इसको कॉस्मेटिक भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, एक अखलाकी तौर पर एक स्टेप है और मैंने उसकी वजह भी बता दी कि उनके अपने इंटरनल प्रेशर है। आज आते हैं, देखिए अभी टेस्ट हो जाएगा, 2 दिन में टेस्ट हो जाएगा। अब जो एक फ्लोटीला वहां से चला है मुख्तलिफ ममालिक के, वहाँ 44 ममालिक के लोग हैं, 50 जहाज उसमें शिप्स हैं, वेसल्स हैं और वो अभी गजा की तरफ जा रहे हैं, येलो लाइन में आ गए हैं। ग्लोबल समद ये फ्लोटीला है, 6 कंट्री, इसमें 44 कंट्रीज हैं, 6 कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। इसको पहले ही बम्बार्ड किया है डराने के लिए ड्रोन्स के जरिए इजराइल ने। आप देखें येलो उसमें एरिया में आ गया है, जैसे ही रेड जोन में आएगा वो उसको सारों को पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से और कुछ बम्बार्ड करेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। देखते हैं कि 44 ममालिक क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी फ्लोटीला आता रहा, सामान लेके आता रहा, ह्यूमैनिटेरियन एड लेके आता रहा, दुनिया को अवेयरनेस देने के लिए। तो यही कर सकते हैं ना ये दुनिया, जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक ये वीटो के पावर रहेंगे मौजूद और एक कंट्री इसको वीटो करता रहेगा, उस वक्त देखिए अभी 4-5 दिन पहले की बात है ना कि वीटो हो गया ये सीज फायर का, तमाम काफी एक अच्छा रेजोल्यूशन था जो कि वीटो हो गया, यूएस ने, अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा ये हमास तो तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। उसने कहा कि अच्छी बात है, हम भी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर यही ममालिक कह देते कि भाई हम अपनी फिजाओं से इनको नहीं गुजरने देंगे, हम इनसे ट्रेड भी खत्म कर रहे हैं, हम उनकी सफारतकारी भी इनसे खत्म कर रहे हैं, सफीरों को वापस बुला रहे हैं, तो फिर तो कोई बात समझ आती, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल भी होता। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जिस तरह से ये बात भी आपने की, और दूसरा ये कि चले स्टेप बाय स्टेप अगर चलना भी शुरू हुए, बात कम से कम उससे तो आगे बढ़ी है कि हम इस चीज की मज़ाहमत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, उससे बात थोड़ा सा आगे बढ़ी है। तो जो अब वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर हैं और वज़ीर आज़म की जो आज मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के है, और कल जो 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ नतीजा निकल सकता है?
पहली तो बात यह है कि वज़ीर आज़म की अपनी तकरीर जो होने वाली है 26 को, उसमें भी इसका बड़े जोरदार और बड़े दबंग तरीके से तस्करा आएगा गजा का, और इससे पहले भी आता रहा है। पाकिस्तान की आवाज तो गूंज रही है, चाहे वो OIC का प्लेटफॉर्म हो, ये जो दोहा में समिट था, इस्लामिक समिट, अरब इस्लामिक समिट, उसमें हर जगह पाकिस्तान की आवाज गूंज रही है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि 200 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग जो पास हो चुके हैं चैप्टर 5 और के तहत, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा फलस्तीन के हवाले से, इवन कश्मीर के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक के चैप्टर 7 के तहत जब एक इम्पोजिंग इम्पैक्टफुल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि ये वीटो होता रहेगा तो ये गिमिक चलती रहेगी। एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था कि OIC प्लेटफॉर्म से इनके अपने ही चार्टर के मुताबिक, OIC के चार्टर के मुताबिक, अपने ही चार्टर के पैरा 7 के मुताबिक ये एक्शन लेते कि जी हम बाइकाट करते, कुछ ना करते। बेबसी अपनी जगह पर, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की वजह से बेबसी है, और ये तमाम ममालिक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं। वरना तो ये 2.4 बिलियन की आबादी इन 57 कंट्रीज के OIC के मेंबर्स की, अगर वो गोलान हाइट पे चढ़ के और वहां से 2-2 लीटर पानी भी फेंकना शुरू कर देते तो फ्लड आ जाता है इजराइल में। तो ये वो चीज हो नहीं सक रही है। तो लिहाजा तो डॉक्टर जी ये भी बताइएगा कि इस वक्त ये जो कॉमनवेल्थ ममालिक हम देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वो तो चले बरतानिया के स्टांस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पुर्तगाल ने भी स्टांस लिया है, उसको किस नजर से देखना चाहिए? देखिए, पुर्तगाल, 2 चीजें इसमें है। एक तो वहां की हुकूमतों के ऐवानों में ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि बहुत इस पर दर्द दिल निकला रहे हैं, और बात भी सही है एकदम, चाहे वो किसी मजहब, किसी रंग, किसी नस्ल से हो, लोग का दिल तो दुख रहा है ना कि रोजाना स्लॉटर किया जा रहा है। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी कह चुकी है, ये लोगों के कैमरे के आंखों के सामने है। ये और बात है कि उन्होंने आखिरी स्लॉटर हाउस जो है ना, ताकि ये मामला ही खत्म कर दें इसको, और फिर दुनिया शोर जो मचाना भी बंद कर देगी कि जो होना था हो गया, क्योंकि गजा पे कब्जा हो जाएगा। पहले इसका जिक्र आ चुका है, नेतन्याहू कर चुके हैं इस पे, अमेरिका भी के सदर भी कर चुके हैं। तो गजा पे कब्जा हो जाएगा, बात वही हो जाएगी जिस तरह के 48 में कब्जा हुआ, 554 देहातों को मसमार करके और शहरों को मसमार करके, जिस तरह 1967 में कब्जा हुआ, जमीन पे काबिज हो गए। फलस्तीनियों के इस दफा भी हो रहा है ये, और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये बेबसी दुनिया बेबसी में मुब्तला है, और ये नहीं कर सकती कि कम से कम बाइकआउट ही कर दे। इसको याद रहे, कम से कम इतना तो किया जाए कि बाइकआउट किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जी, आखिरी सिलसिला ये है कि ये बड़ी तारीख जो है ना, बड़ी स्याह रूप से लिखी जा रही है, और मैं इस पे इख्तिताम करूंगा कि हर दौर में इशारा-ए अबरूए शाह पर बड़े जो ममालिक हैं, हर दौर में इशारा-ए अबरूए शाह पर कल्के मुअर्रिखीन झुके हैं हुजूर में OIC, और तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुस्सतूर में। ये तारीख याद रखिए। बिल्कुल याद रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। मशरिक़ वस्ता की जो करंट सूरत हाल है, और उस पर जो G7 ममालिक पहले बन गए हैं 3 जिन्होंने एक्सेप्ट किया है फलस्तीन को अलहदा रियासत, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ इस खेल को अपने खून में रचाया, बल्कि दुनिया भर में नौजवान खिलाड़ी को तैयार करने का बेड़ा उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर स्क्वॉश खिलाड़ी और कोच फ़हीम खान की। फ़हीम खान के दादा 1950 की दहाई में दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल थे। फ़हीम खान के वालिद मोहम्मद सलीम खान 1977 में पाकिस्तान की फातेह वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम के कैप्टन थे, और उसके बाद फ़हीम खान भी स्क्वॉश में नई तारीख रकम कर रहे हैं। फ़हीम खान ने अमेरिका और कनाडा में स्क्वॉश के शोबे में अपनी खिदमत पेश की। उन्होंने वहां के बच्चों को न सिर्फ स्क्वॉश की बुनियादी टेक्निक सिखाई, बल्कि खेल के जज्बे और डिसिप्लिन से भी रोशनास कराया, और उनकी कोचिंग में कम उम्र खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स जीतकर अपने अपने मुल्कों का नाम रोशन किया। मजीद आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी स्क्वॉश कोच फ़हीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी वाबस्तगी तो आपको विरासत में मिली है, लेकिन अपने सफर के हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि खिलाड़ी से कोच तक का सफर कैसा रहा? खिलाड़ी तो मैं बचपन से ही बन गया था, और जैसा कि आपको पता है कि मेरे दादा भी प्लेयर एंड कोच थे, वालिद साहब भी प्लेयर कोच, और अंकल्स भी प्लेयर एंड कोच।
तो उनको देख के जो है ना पहले खिलाड़ी बना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 15 इयर्स इंटरनेशनली एंड प्रोफेशनली, और उसी दौरान जो है ना मेरा शौक पड़ा कि मैं कभी कभी बच्चों को टिप्स देता रहता था। फिर मुझे यूएई से ऑफर हुई एज अ कोच, तो मैंने एक्सेप्ट की और मैंने 18 इयर्स यूएई में सर्व किया कोचिंग। उसके बाद मुझे यूएस में अपॉर्चुनिटी मिली और मैं मूव हुआ, पिछले 5 साल से यूएस में कोचिंग कर रहा हूँ और यहाँ के स्टूडेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ज़बरदस्त। अच्छा फ़हीम साहब, यूएई और यूएस में ये जो कम उम्र खिलाड़ी हैं, इनको ट्रेनिंग देने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये पाकिस्तान से किस तरह से मुख्तलिफ लगा आपको? मेरे ख्याल से ये जो है ना इन मुल्कों में जो है ना जदीद सहूलतें मौजूद है, कोचिंग सिस्टम है, और यहाँ खेल को जो है ना एक साइंसी तरीके से लिया जाता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस टाइम टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, फ़र्क सिर्फ सहूलतों और सिस्टम का है। मेरे ख्याल से ये एक वो चीज़ है, मगर हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे बच्चों में लगन और टैलेंट किसी से कम नहीं है। तो आपको ये क्या लगता फर्क है? आपको क्या लगता है कि अच्छा स्क्वाश खिलाड़ी उससे यानी वो बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है और मेरे पे भी गुजरा है, सबसे पहले जो है ना अगर आपके अंदर जज्बा हो और उसके साथ जो है ना डिसिप्लिन हो और सख्त फिटनेस की जाए और ज़हनी तौर पर मजबूती हो और एक अच्छे कोच की रहनुमाई मिल जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये वो कम्बिनेशन है कि इन सब चीज़ों को मिला लें तो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है और दुनिया पर राज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं फ़हीम साहब, आने वाले वक्त में क्या आपका ख्वाब है, क्या विजन है, क्या मंसूबा है? क्या आप पाकिस्तान की नेशनल स्क्वाड जो एकेडमी है या टीम, उसके साथ भी हम आपको देख सकते हैं इन फ्यूचर? वेल, मेरी दुआ है पाकिस्तानी बच्चों के लिए है और मेरा ख्वाब भी है कि पाकिस्तान फिर से वर्ल्ड लेवल पे आए, वर्ल्ड रैंकिंग पे आए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं बड़े टैलेंटेड, जैसे मैंने अभी देखा हमजा और नूर जमान, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड है। क्यों नहीं, अगर पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत होगी और पाकिस्तान जब बुलाएगा, पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, तो मेरी खिदमत है। फ़हीम साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह से मैंने आपसे पूछा था कि किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्क्वाश का अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए, तो क्या खान होना भी ज़रूरी है इसके लिए? खान जो है ना, खान होना ज़रूरी नहीं है, मगर क्योंकि खान जो थे ना वो बड़े डिसिप्लिन और सख्त फिटनेस, सख्त मेहनत करते थे। और जितने भी जैसे जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, खान सुप्रीमेसी है स्क्वाश में वैसे। हाँ, तो ये एक गांव है जहां से ये सारे खान निकले और वर्ल्ड लेवल पे खेला। इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था और ये वो चीजें हैं मेरे ख्याल से अगर खान ना भी और कोई बच्चा करे तो वो मेरे ख्याल से टॉप लेवल पे जा सकता है। अच्छा फ़हीम साहब, जो नया टैलेंट है पाकिस्तान में और जो हमारी नई जनरेशन है वो आ रही है स्क्वाश की तरफ, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा यही पैगाम होगा कि इस टाइम पे मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ये बच्चे अपनी मेहनत करें, फोकस रखे, डिसिप्लिन रखे और थोड़ा सा इंटरनेट से दूर रहें और टाइम पे सोएं, टाइम पे उठे और मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से इनके पास इस टाइम पे सारी सहूलियात हैं और ये आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। यूएई और यूएस तो आप कोचिंग कर ही रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पाकिस्तान के जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी आपकी जो गाइडेंस है उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आज बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के साथ हादसात में इजाफा क्यों हो रहा है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुसरसर हुसैन तार साहब हर हफ्ते हमारे साथ होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब, आपने ज्वाइन किया। तार साहब, ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मेरा सवाल है,
और गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे जो सयाह जा रहे हैं, और आजकल जो एक सयाहों की जलगार, ये सयाहों की जलगार वाला मामला जो है ये पैदा हुआ है सोशल मीडिया के बाद। सो ये जो एक जलगार है पूरी, यानी सयाहों की बहुत बड़ी तादाद उस तरफ का रुख करती है, फिर हादसात का भी शिकार होती है। मैंने वहाँ रहते हुए भी और फिर मकामी बहुत सारे क्योंकि दोस्त हैं, और ये तमाम इसको पस मंज़र को अगर अपने जहन में रखूँ तो बहुत सारे हादसात की वजह एक है, और वो ये है कि मकामी लोगों की एडवाइस को सुना नहीं जाता। यानी अगर मकामी फ़र्द कह रहा है कि ये स्लाइड आने वाली है या यहाँ से किसी तरीके से भागें, या साइड से फ्लैश फ्लड आने वाला है, क्योंकि मकामी दानिश, मकामी तजर्बा, वो उसकी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन एक अनानियत होती है या मालूम नहीं क्या कि एक ऐसा ईगो सेंट्रिसिज्म है कि ये सुनते नहीं हैं। यानी बहुत सारी एक शिकवा मकामी लोगों का है कि वो सुनते नहीं और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। इस रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक ज़माना था कि जब वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे और वही जानते थे जो नेचर का एहतराम करते, और वो डिपेंड करते थे जो लोकल लोग हैं उनके मशवरों के साथ। बिल्कुल ऐसी था सर। अगर मुकामी बंदा जो है जाहिर है वो वहाँ पे रहता है, वो उसकी जोग्राफियाई और बाकी जो भी मसाइल हैं कि जहाँ ख़तरा है, जहाँ पे पानी गहरा है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है, वो जानते हैं। अच्छा, और हम लोग उन पे ध्यान करते थे और उनके मशवरों के मुताबिक चलते थे। अब जो इन्फ्लक्स शुरू हुआ है, एक कंपटीशन शुरू हुआ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जी हम रात को यहाँ से चले, अगली रात को हम स्टोर पहुँच के, जी ठीक है। आप एक साहब हैं, उन्होंने ये जो बड़ी 4 व्हीलर आ गई हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये 4 व्हीलर नहीं है, ये कोई स्पुतनिक उनके हाथ आ गया कि जो फ्लाई कर सकता है हर जगह और हर जगह पहुँच सकता है। और वो एट टाइम्स मैंने खुद देखा है कि सड़क ब्लॉक हुई हुई है तो पीछे से एक 4 व्हीलर आया और उसने हकारत की नज़र डाली है सब पे, और लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि आगे ना जाइए। वो कहता तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे पास गाड़ी कौन सी। उसके बाद वही गाड़ी फंसी हुई है और सारे लोग उसको निकाल रहे हैं। इसी तरह मुझे याद है कि तसू हम गए, वो पुरानी 40 साल पहले, जी। तो मेरे साथी थे मतीउर रहमान, तो वहाँ पे तसू की वजह तस्मिया यही है कि वहाँ एक गर्म चश्मा है और उसमें से भाप उबलती, बाकायदा भाप निकल रही। तो उन्होंने कहा कि ये जी बहुत गर्म है, इसमें हम आलू रख देते हैं, सुबह तक ये बॉयल हो जाते हैं, अंडे भी रख वगैरह वगैरह। तो इनको यकीन नहीं आया, कहने लगे यार ये कितना गर्म होगा। तो उन्होंने कहा साहब ये बहुत गर्म है। उनका कितना गर्म होगा यार। उसके ऊपर उंगली डाली और फिर जो उन्होंने गाली निकाली बाहर निकालते हुए, और अगले 3 रोज़ वो उंगली पर पट्टी बांध के फिरते रहे क्योंकि वो छाला पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि आप मकामी लोग जो हैं उनके मशवरों पर अमल करें, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट को बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पे बाबू सर टॉप पे भी ऐसा ही हुआ कि ठीक है, एक तो नागहानी आफत है, वो आनी है, लेकिन एक वो आफत होती है जो आप लोगों के मशवरों पर ध्यान नहीं देते हो, आप पे टूट पड़ती है, उसमें आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ भी लोगों ने कहा कि जनाब यहाँ पे ये हो जाएगा, और वहाँ भी जो बड़ी गाड़ियों वाले थे जो रिकॉर्ड, एक तो हमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम रिकॉर्ड सेट करते कि हम पहली दफ़ा ये हुआ, पहली दफ़ा ये हुआ। एक नालायक शख्स जो था, मैं पहले भी शायद तज़किरा कर चुका हूँ, क्योंकि पहले क्रोमल लेक की तरफ उधर से रास्ता जाता था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब इधर से चित्राल से मस्तूज की जानिब से जाता है। तो वो अपना 4 व्हीलर लेके गए वहाँ पे, और लेक क्रोमल के दरमियान या किनारे में खड़े होके फातिहाना उन्होंने विक्ट्री बनाई। अब इससे बड़ी मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। आप नेचर को कॉन्कर करना चाहते हैं, आप जब तक नेचर की बात नहीं सुनेंगे, नेचर की बात से मुराद है कि वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, आपको हमेशा किसी न किसी हादसे का सामना करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जितने भी सयाह हज़रात जा रहे होते हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, आप बहुत अच्छे ड्रेसेस हो सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एक शेफर्ड, एक चरवाहा मकामी, वो अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है और आप उसकी एडवाइस सिर्फ इस सोशल क्लास में जो तकसीम होती है हमारे यहाँ बहुत ही बदतरीन, उसकी वजह से नहीं सुन रहे तो आप नुकसान उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि मालो दौलत में आप बहुत आगे हों, लेकिन उस दानिश में, वो मकामी दानिश में, मकामी तजर्बे में, उन तमाम चीज़ों में वो आपसे बहुत आगे है। अगर और वो आपके भले के लिए कह रहा है, उसकी सुन लें, उसकी सुनेंगे तो होगा कुछ भी नहीं। अगर हो सकता है कि वो सही प्रेडिक्ट ना कर रहा हो, वो चीज़ ना है, लेकिन अगर आ गई तो नुकसान उठाएंगे, और अगर निकल गया तो कोई मजायका भी नहीं। इस वजह से मकामी लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और वो स्पेशली नंबर प्लेट्स को देख के केयर करते हैं। ये नंबर प्लेट ये डाउन किए और ये यहाँ पे एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे स्लाइड आ सकती है। इसकी वजह से वो फिर फिक्र करते हैं, वो आपकी हमदर्दी में ये सब कुछ करते हैं। उनकी ज़रूर सुनिए, उनको ना सिर्फ सुनिए बल्कि उनका शुक्रिया अदा करके वो वहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाइए। इसमें क्या हर्ज है? देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं साउंड इंजीनियरिंग में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी तौरीस हबीब से। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले साउंड इंजीनियर तौरीस हबीब ने फरवरी में आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार हंस जिमर की फिल्म डून पार्ट 2 के साउंड ट्रैक पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए थे। उनके काम को न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा गया और वो ग्रैमी अवार्ड के हकदार करार पाए। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि तौरीस हबीब साउंड इंजीनियरिंग में पहले पाकिस्तानी और मजमूई तौर पर दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये तारीखी एजाज हासिल करके तौरीस हबीब ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन कर दिया है। मजीद तौरीस हमारे साथ ही, उनसे बात करते हैं। तौरीस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू टुडे? I'm great. How are you? Thank you for having me. First of all, congratulations for winning the Grammy. You're the second Pakistani to win this award and the first for winning it for audio engineering. How do you feel? It's still something that I think I'm processing it still. I don't know if it's quite hit me. It's hitting me pretty hard right now talking to you, I suppose. Okay, Tauris, let's talk about your journey. How it all started and what about your challenges that you went through in your journey, and what about sound engineering? So, I mean, I've been playing music since I was very, very young, and I got into sound engineering at an early age also. I've been doing it since I was about 15 years old. So it's been a very, very long process and a long journey for me. As far as challenges go, I went to a really great school called Berklee College of Music for it, but it took me 3 tries to get into that school, and that was a lot. Two times that were heartbreaking and disappointing, and a third time that I really wasn't sure that it was going to happen. And so that was a big challenge. That was just when I got started. Other than that, it's a very competitive industry, and so yeah, that definitely is a very competitive industry. But you have you have done, it left a mark on it, because every time I go through the list of movies that you have worked on, some of them are my personal favorites. And thanks to your records, your audio engineering. Because we don't get to see that ability normally. But you have worked with Hans Zimmer for quite a long time. Have you ever done work with any other director? Hans is a big name though. Yeah, I mean, I think Hans is probably the biggest and most household name as far as composers go. I haven't done anything with any other composer. I mean, I've been working full time for Hans since 2012. So every movie that I've worked on has been a Hans score. But it's been, I mean, I've learned so much from doing it. It's something that I didn't really plan on getting into, and it kind of just happened, and it's been a really incredible and unexpected journey. All right. And how would you describe sound engineering? How interesting and creative is this field? So, sound engineering it's a very interdisciplinary field, at least in my opinion. Fundamentally, what you're doing is you're capturing the air that's moving in the room that we hear as sound,
and you're turning that into an electrical signal. You're putting it into a computer. You're doing stuff to it, and then you send it back out and hope that when it comes out of the speakers, the person listening to it feels something from it. So there's a lot of technical expertise and technical considerations that go into that. There's physics, there's math, there's computer science. But at the end of both, at the beginning of the process and at the end of the process, there's a human being. And something that's very inspiring to me is that I get to be a part of this discipline that integrates all these creative aspects, all these technical aspects, and you really get to see where those things collide and create things that no one's ever experienced before. Right. So, Tauris, what I have heard, your tracks and Hans Zimmer tracks, you normally make tracks that put the audience into a trance. So, are there any special considerations that you're thinking about first while making the tracks? I mean, at the end of the day, you're just thinking about, what is it going to feel like? Not for me, not for even the other musicians that we're working with. We're thinking about the end user, the audience, right? Not the person who's initiated into the process of making the music and recording the music and all that. We're thinking about the person who sits down in front of the screen, the music comes up, the lights come on, and they feel something. And that's what we're thinking about, is how do we make that hit as hard as it can? How do we make that trance be as immersive as possible? Okay. Tauris, do you have any future plans for the music industry in Pakistan? So I do have something that's very, very in the works at the moment. It's in its infancy. We're still planning a lot of it. But I've been talking to a number of people about potentially doing some sort of intensive masterclass for people in the music industry in Pakistan, coming and doing kind of an intensive workshop on music production and using audio technology in a creative fashion. If anyone is interested in kind of keeping up with that, if you go to my Instagram and you click on the link, you can join a mailing list that we're going to keep people updated about when that sort of gets more planned. But that's something that we're in talks dealing with right now, so but it's still very early planning. You don't get to see a lot of audio engineers, Pakistani American audio engineers in the music industry in US, and especially when you're working with the best. So will you be teaching that to Pakistani students of yours? That's what I'd like to. But also I think being a Pakistani working in this kind of creative field, there's a unique approach, I think, or a unique perspective that we have. So I don't really want to just teach it as a generic, this is how you become an audio engineer thing. I want it to be very much about not just talking about where I'm working and what I'm doing, but also where the student is coming from, because we come from a unique situation. Right. Okay, Tauris, thank you so much and congratulations once again. Thank you so much for joining us. Tauris Habib से आपकी मुलाकात करवाई जी. अब हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका ही मजा आएगा. वेलकम बैक. एक ऐसी बीमारी के मुतालिक बात करते हैं जिसके मुतालिक पाकिस्तान में आगाही ना होने के बराबर है, और ये एक दिमागी बीमारी है जो अमूमन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में पाई जाती है. इस मर्ज़ में इंसान अपने आप से मुतालिक तमाम चीज़ों और रिश्तों को भूल जाता है और इससे वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता. इस बीमारी में याददाश्त, सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और फिर आसान तरीन कामों को अंजाम देना भी महाल हो जाता है. माहिरीन के मुताबिक अल्जाइमर अमवात की वजह बनने वाली बीमारियों में 6ठे नंबर पर है. बुजुर्ग अफराद का ख्याल रखने वालों को इस हवाले से आगाही की ज़रूरत है ताकि वो अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें. बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग इस बीमारी को बुढ़ापे की वजूहात करार देते हैं अब उनकी उम्र हो चुकी है और इसलिए वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता. आलमी तरह से WHO के आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन
55 मिलियन जो इंसान हैं उनको भूलने का मर्ज लाक है और इन मरीजों में से 60% का ताल्लुक कम या दरमियाने दर्जे की आमदन रखने वाले ममालिक में है। जिस तनासुब से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी बढ़ रही है, अंदाजा है कि 2030 तक इनकी तादाद 78 मिलियन जबकि 2050 में ये तादाद 139 मिलियन से भी तजावज़ कर सकती है। दिन मनाया गया है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ का मुझे मदद करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का मकसद तो यही है कि इस मर्ज के हवाले से अवेयरनेस या आगाही जो है वो फैलाई जा सके, क्योंकि जिस तरह से भी हमने इंट्रो में जिक्र किया है कि इस बीमारी का बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है और इसकी जो रीजनिंग है वो हम ये देते हैं कि शायद ये शख्स बूढ़ा हो गया है तो इसके सोचने की, ये याद रखने की कैपेसिटी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। तो इस हवाले से ज़रा सबसे पहले तो ये बताएं कि डिमेंशिया, ये जो अल्जाइमर है, बेसिकली है क्या? बिल्कुल जी, अल्जाइमर एक बदतरीज एक ऐसी बीमारी है जो चलती जाती है। ये ऐसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज और डिमेंशिया एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, 60% जो है वो अल्जाइमर है। अल्जाइमर के अंदर सिर्फ आप भूलने की जो सलाहियत है उससे सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर आपकी लैंग्वेज का भी इशू आ जाता है, इसके अंदर आपके सोचने समझने की भी और सोशल जो भी आपका जो अफ़ाल है, दिमागी अफ़ाल है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आती हैं। बसरी कुव्वत का भी होता है और अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का भी होता है। जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एज टाइम पासेस ये लोग सोशली भी इतना इंटरेक्ट नहीं करते, घर तक रह जाते हैं और फिर हमारी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं फैमिली के लिए कि इनका ध्यान कैसे रखना है और क्या क्या इन लोगों को वो चीज़ें चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अल्जाइमर आपने बिल्कुल सही कहा कि 55 मिलियन दुनिया में इस टाइम लोगों को अफेक्ट कर रही है और ये बढ़ती जाएगी। डॉक्टर इस्माइल, ये जानने की ज़रूरत है हमें कि अल्जाइमर उन माशरों में ज़्यादा फैल रहा है जहाँ पर तन्हाई है, लोनलीनेस है, और उन माशरोों में इसे कम देखा जा रहा है जहां पर लोग एक दूसरे से ताल्लुक कायम रखते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोशल आइसोलेशन इसका एक रिस्क फैक्टर है और जहां आप लोगों की इंटरेक्शन कम होगी वहां इसका एक रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। इसीलिए देखा गया है कि अगर आप अपने दिमागी अफ़ाल को एक्टिव रखेंगे, वॉलंटियर काम करेंगे, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखेंगे, लोगों से मिलना जुलना रखेंगे, अपनी फैमिली से मिलना जुलना रखेंगे, तो उसके रिस्क फैक्टर्स और कम होते जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसकी इब्तदाई डिमेंशिया के, अल्जाइमर की अलामात क्या है, सिम्टम्स क्या हैं कि किसी एक को पता चल सके या उसकी फैमिली को पता चल सके कि ये इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं तो अब हमें आगे डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है या फिर इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है? जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया था कि लोग समझते हैं कि ये एजिंग का पार्ट है, लेकिन देखिए इसमें फ़र्क है। जब आपको भूलने की बीमारी होती है और एजिंग का पार्ट होता है तो उसके अंदर आपको चीज़ें दोबारा याद आना शुरू हो जाती है कि समझे आपने एक चीज़ मिसप्लेस की, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये तो याद होगा यार मैं इस कमरे में गया, मैं इस कमरे में गया और यहाँ मैंने चीज़ रखी, तो आप वहाँ ढूंढेंगे। अल्जाइमर के पेशेंट्स में ये सलाहियत भी कम हो जाती है, उनको याद ही नहीं रहता कहाँ है, उनको फेमिलियर चीज़ें जहाँ वो पहले जाते हैं या रास्ते उनको आते हैं वो भी भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनकी लैंग्वेज में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उनके पास कन्वर्सेशन होल्ड करने की सलाहियत कम हो जाती है, इसीलिए वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी पर्सनालिटी चीज में भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और फिर जिस तरह ड्राइविंग है, बस ये सलाहियत है, उनको डिस्टेंस का ख्याल नहीं होता, कलर और कॉन्ट्रास्ट का ख्याल खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप मजमुआ बन के सामने आती हैं और हमारी फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लोग नोट करते रहते हैं और एक ज्यादा अच्छा चांस है। आपको अलर्ट कहाँ हो जाना चाहिए, जहाँ नोट लोग कर रहे हो या आप खुद ये महसूस कर रहे हो कि आप चीज़ों को याद रखने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको कहाँ पे अलर्ट होना चाहिए? जी, बड़ा एक कॉमन जो है वो जिस तरह नमाज है, फॉर इंस्टेंस काफी लोग कहते हैं कि जी मैं सजदे दोबारा करना शुरू हो गया हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पेशेंट्स कहते हैं कि उनको याद नहीं रहता है। फाइनेंशियल चीजें हैं, उनसे चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा, बजटिंग नहीं हो रही, मनसूबा बंदी है, किसी का कोई भी प्लान करना कि आज मैंने सुबह यहाँ उठ के जाना था, बैंक जाना था, इधर जाना, उनको वो याद नहीं। फिर उनसे डेट्स मिसप्लेस होना शुरू हो गई कि 13 को क्या हमने करना था, 15 को क्या करना था, 16 को क्या करना था। लोग जिस तरह हमारे आमतौर पे फोन करते हैं किसी को शाम को, रात को, वो चीजें मिलना मिस होना शुरू हो गई। तो छोटी छोटी हिंट्स हैं जिसका फिर मजमुआ बनता है।
अच्छा, और ये डेंजरस हो सकती है नॉर्मल लाइफ में? वैसे डॉक्टर साहब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कोई चीज़ रख दूं और मैं उसे भूल जाऊं तो मेरे लिए ये बड़ा नॉर्मल है कि मैं रख के भूल गई हूं और वो दोबारा मुझे याद आती भी नहीं है। तो हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बेसिकली इसको सीरियस लेना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए अपनी कंडीशन के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है डिमेंशिया की, अल्जाइमर की, ये सिर्फ क्या ओल्ड एज जो लोग हैं उनमें होती है या फिर इसकी कोई एज मुकर्रर नहीं है और बच्चों में और यंगस्टर्स में भी हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। 65 साल की उम्र के बाद हर 5 साल जैसे गुजरते हैं तो ये रिस्क डबल होता जाता है अल्जाइमर का। एज इज द मेजर रिस्क। लेकिन कुछ फैमिलीज के अंदर जीन्स के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है, तो उनमें हम अर्ली ऑनसेट कहते हैं, 65 साल से पहले भी हो जाती है। इनफैक्ट जिन लोगों को डिमेंशिया या अल्जाइमर की जो डिजीज है 1 in 20 को 65 साल से पहले हो जाती है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ओल्ड एज में हो सकती है। ओल्ड एज में। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बच्चे जो भूल जाते हैं आम चीज़ें, जिस तरह से स्कूलों में हम अक्सर देखते हैं उनको रट्टा लगवाया जाता है और जब घर को पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसको किस कैटेगरी में हम शामिल करेंगे? नहीं जी, उसमें तो नहीं आएगा क्योंकि अभी बच्चों के अंदर तो ये भूलने की बीमारी का कोई अभी हमारे पास एविडेंस बेस नहीं है काम। लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि बच्चों का आप देखें कि अगर पढ़ाई के अंदर दिमाग नहीं चल रहा, ये वो नहीं चल रहा, तो किस तरफ चल रहा है? उनको उस तरफ डालें। आर्ट की तरफ चल रहा है, म्यूजिक की तरफ चल रहा है, स्पोर्ट्स की तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ तो चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिमेंशिया के अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो या तो ये बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर ये बिल्कुल नहीं सोते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? पेशेंट की जो टेक केयर है वो कैसे की जा सकती है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जी, और ये जो है ये अल्जाइमर की आगे वाली प्रोग्रेशन को भी दिखा सकती है। देखिए अल्जाइमर के अंदर जो सबसे कॉमन जो चीज खुदा न खास्ता जो डेथ की तरफ जाती है वो यही है, इनएबिलिटी टू रिमेन एक्टिव रात को, या फिर डिहाइड्रेशन या खाना ना खाने की और इन्फेक्शन की जो बीमारी हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेशन हो रही है, आपको उस वक्त डॉक्टर साहब के पास लेकर जाना है। इनएबिलिटी टू स्लीप है, इसका मतलब है आपका दिमाग चल ही नहीं रहा सही तरह, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त, और फिर उसमें भी काफी मसले मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर के पास उस फौरी तौर पर मरीज को ले जाया जाए ताकि वो उसकी तशखीस करके फौरी तौर पर उसका सद्देबाब कर सकें। डॉक्टर इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अमर का दिन इसीलिए मनाया जाता है कि एक ऐसी बीमारी जिसको कोई खातिर में नहीं लाता, खासकर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसको खातिर में लाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में भी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है रिकवरी की, और आपके इर्द गिर्द लोगों की कमी भी इसमें जो है मज़ीद बढ़ोतरी पैदा कर देती है। तो अपने जो प्यारे हैं उनको बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ें, और अगर ऐसी बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ब्रेक के बाद हाजिर एक्सप्रेस। अब एक ऐसे खेल की बात करेंगे जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं और अब ये पाकिस्तान में भी नई तारीख रकम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैक्रोस की। लैक्रोस कोई आम खेल नहीं है, ये 12वीं सदी में शुमाली अमेरिका के मकामी लोगों ने शुरू किया था, और फिर ये खेल सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि एक रूहानी, सकाफती और कम्युनिटी इवेंट जैसा है। 2024 में इंजीनियर तैफूर जरीन ने पाकिस्तान में पाकिस्तान लैक्रोस फेडरेशन की बुनियाद रखी, और उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि पाकिस्तान में अब तक 200 से ज्यादा लैक्रोस वर्कशॉप्स, 22,000 रजिस्टर्ड खिलाड़ी जिन्हें फेडरेशन ने अपनी तरफ से स्टिक्स भी फ्राहम की हैं, 64 अजला में डिस्ट्रिक्ट लैक्रोस एसोसिएशन और 2 नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप्स का कामयाब इनाकाद भी किया जा चुका है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पाकिस्तान की खवातीन टीम ने जापान के युमिंचू टूर्नामेंट ओकिनावा ओपन लैक्रोस चैंपियनशिप में भी डेब्यू पर ही ट्रॉफी जीत रखी है। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए इस पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने वाले पाकिस्तान लैक्रोस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी तैफूर खान हमारे साथ मौजूद हैं। तैफूर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में तो ये खेल मुतारिफ करवा दिया, आपका तारुफ कब हुआ इस खेल से? सर ये बैक इन मैं चाइना में था 2023 में, और ये गेम तब ओलंपिक्स में ज्वाइन हुई थी दोबारा, तो इट वाज एन इंटरनेशनल न्यूज और तमाम मीडिया पे ये खबर आई, इसकी वजह से हमें भी पता चला। और मैं उससे पहले साइकिलिंग के साथ कनेक्टेड था, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के साथ, और मैं इंटरनेशनल साइकिलिस्ट था और मैं इंटरनेशनल लेवल पे काफी मेडल्स जीता। तो वहीं पे ये गेम मैंने खेली चाइना में, और वहाँ पे ही लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। और अच्छा, गेम के भी कुछ रूल्स डिफाइन कर दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि किस तरह से ये मुख्तलिफ खेल है। सर ये जो ना, तो जैसे क्रिकेट में हमारे 3 फॉर्मेट्स हैं, वैसे ही इस गेम के भी 3 फॉर्मेट्स हैं।
बॉक्स लैक्रोस है, सिक्सेस लैक्रोस है और मेन फील्ड लैक्रोस है। इसमें सबसे पॉपुलर सिक्सेस है, जैसे हमारा T20 है और उसी पे हमारा फोकस भी है। मेन के लिए ये टैकल स्पोर्ट है, रग्बी की तरह ये एक दूसरे को टैकल करके गिरा सकते हैं। वुमेन के लिए ये नॉन टैकल स्पोर्ट होता है। फील्ड के ऊपर 6 खिलाड़ी खेलते हैं, वाइल सब्स्टिट्यूट इसके अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं तैफूर कि जो इस खेल के फ़रोग के लिए आपने इतना काम किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान लैक्रोस फेडरेशन काम कर रही है, तो ये बताएं कि इस दौरान आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे। कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे जो आपको इस सफ़र के रास्ते में फेस करने पड़े? मैम असल में एक पाकिस्तान में वैसे स्पोर्ट्स को इतना कोई प्रेफर नहीं करता एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे फॉरेन कंट्रीज में स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं और एक बिल्कुल नए सिर से गेम को इंट्रोड्यूस करना पाकिस्तान में जिसको कोई भी ना जानता हो, तो ऑब्स्टिकल्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और क्योंकि फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं। एंड फॉर दैट आई हैड टू सेल माई 70% ऑफ द प्रॉपर्टी ताकि इस गेम को इंट्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तैफूर 22,000 के करीब खिलाड़ी बताए जा रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। सर ये जो है ना तो 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं। इसमें सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस बना चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट में हमने ये गेम इंक्लूड करवाई हुई है। कुछ जो ना तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें जो ना तो गवर्नमेंट ने लेटर्स किए हुए हैं बाकायदा तमाम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरान को गेम को इंक्लूड करें अपने इवेंट कैलेंडर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये भी आपकी। अच्छा वैसे तो तैफूर पाकिस्तान में हम देखते हैं हर तरह का टैलेंट मौजूद है, लैक्रोस का किस तरह का टैलेंट आपको मिला पाकिस्तान में? मैम क्योंकि ये एग्रेसिव गेम है और पाकिस्तानी थोड़ा सा जो ना तो एग्रेसिव रहते हैं। जैसे आपने देखा पीछे जो ना तो जैसे पाक भारत की जंग भी तब भी आपने देखा 10 मई को देखा हमने। इसमें सर स्टेमिना और एग्रेसिव होना मेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह नवंबर में आप हमारे लाइव मैचेस देखेंगे पाकिस्तान इंडिया के साथ। तो हमारी जो फोकस है वो पाकिस्तान के जो अपना टैलेंट है, स्टेमिना, कबड्डी और उस टाइप की ये स्पोर्ट है जिसमें ये हॉकी इससे डिराइव्ड गेम है, तो ये बहुत हमारे लिए। तो तैफूर ये आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और अगले टूर्नामेंट का भी आपने जिक्र किया, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं लैक्रोस को लेके पाकिस्तान में, और जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं जो आना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम न सिर्फ लैक्रोस बल्कि हर एक स्पोर्ट कोई भी हो खेलना चाहिए, यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ हमारा जो ना तो गोल ओलंपिक्स है। इंशाल्लाह हम ओलंपिक्स में जाएंगे और गोल्ड मेडल लेके आएंगे। हम एक नई जनरेशन है, एक नई सोच के साथ चल रहे हैं और इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को और उन्हीं के ट्रेनिंग को और उन्हीं के उसूलों को फॉलो कर रहे हैं। तो बने हुए हैं। इंशाल्लाह ओलंपिक्स में भी पाकिस्तानी टीम जो है ना वो शिरकत करेगी। अच्छा ये बताएं गिलगित बल्तिस्तान में जो लैक्रोस का कैंपस आपने लगाया उसका कितना फायदा हुआ, कैसे खिलाड़ी मिले वहां से? असल में हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जिसको नॉर्मल स्पोर्ट्स ने अनटच रखा हुआ था। हमारे क्योंकि स्टेमिना इसमें गेम में एजिलिटी स्टेमिना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो जो हिली एरियाज हैं हमारे जैसे बलूचिस्तान हो गया, जैसे स्वात हो गया और जैसे गिलगित बल्तिस्तान हो गया, तो इसमें हमें ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं जिनका स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है और एजिलिटी, उनका फुटवर्क बहुत बेहतरीन होता है, फुट पे मसल। तो अभी भी ऐसा हुआ और ऑलरेडी हमारे नेशनल कैंप में 5 खिलाड़ी गिलगित बल्तिस्तान से हैं, जिसकी वजह से हमने इसको एक मजीद एक्सपेंड किया गिलगित बल्तिस्तान में। और इस वक्त हमने 10 डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बनाई और 22 के करीब मैन वुमेन की क्लब्स बनाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में AKRSP के और गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताउन से हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मैन और वुमेन चैंपियनशिप भी करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया तैफूर ज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और लैक्रोस के खेल के हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।